सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किसे राष्ट्र प्रतीक नेशनल आइकन के रूप में घोषित किया अभी? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। तो याद रखना, अभी सचिन तेंदुलकर को चुनावी प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग के राष्ट्र आइकन के रूप में चुना गया है। 3 साल के लिए उन्हें चुना गया है। तो मतलब वो मतदान के बारे में, वोटिंग के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। और आपको याद होगा, इसी तरह से पिछले साल 2022 में नेशनल आइकन बनाया गया था किसको? पंकज त्रिपाठी को, जो एक्टर हैं। अच्छा, सचिन से 2 पॉइंट आपको याद आएंगे करंट अफेयर्स के, कि अभी सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर चुना था सचिन तेंदुलकर को। और अभी महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया था सचिन तेंदुलकर को। और बाकी चुनाव आयोग की अगर बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950। इसीलिए तो 25 जनवरी को आप नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हो। वैसे 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी होता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अच्छा, वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। और कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। और आपको याद होगा, अभी नेपाल ने इन्हीं को, राजीव कुमार को इनवाइट किया था इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के रूप में जब वहां पे इलेक्शन हुए थे। और इसी तरह का एक और प्रश्न है कि संविधान निर्माण के संबंध में जनमत संग्रह देखने के लिए बताओ किस देश ने भारतीय चुनाव आयोग को आमंत्रित किया था? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान ने। और अभी याद होगा, इसी साल की बात है, कर्नाटक के चुनाव आयोग ने मंजम्मा जोगाटी को मतदान चिन्ह के रूप में चुना था। ये ट्रांसजेंडर है। और गरुड़ एप्लीकेशन अगर पूछे इसको किसने लॉन्च किया था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही। ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ओणम फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया? तो आंसर होगा केरल में। तो ओणम वैसे तो दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्व है ये, पर विशेष रूप से केरल में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिनों तक इसे मनाया जाता है। इस साल 20 अगस्त को ये शुरू हुआ। और इसके पहले दिन को अथम कहा जाता है और इसके 10वें दिन को थिरु ओणम कहा जाता है। अच्छा देखो, केरल की बात हुई है तो केरल मुझे आपको बताना चाहिए, लेकिन केरल को हम कई बार देख चुके हैं। तो आज मैं आपको साउथ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स हैं वो हम रिवीजन करते हैं। तो केरल से ही स्टार्ट करें। तो केरल में एक तो ओणम फेस्टिवल हो गया, एक अट्टुकल पोंगल त्योहार ये भी मनाया जाता है केरल में, एक त्रिशूर पुरम उत्सव, इसका आयोजन भी होता है केरल में। त्रिशूर से त्रिपुरा मत कर देना कभी एग्जाम में। और केरल से आपको याद होगा, मकर विलक्कू त्योहार का आयोजन होता है केरल में। कहाँ पे? सबरीमाला मंदिर में। अच्छा, बथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। जबकि बोनालू त्योहार ये भी तेलंगाना में ही होता है। एक मेदराम जतारा महोत्सव आपने सुना होगा, ये कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसका आयोजन भी होता है तेलंगाना में। अच्छा, अगर मैं पूछूं, थाई पुसम त्योहार ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। और आदिपुरम त्योहार पूछे तो भी आंसर होगा तमिलनाडु। और याद रखना, तमिलनाडु के मदुरै को त्योहारों का शहर कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार हैं आपके साउथ इंडिया से संबंधित, इनको ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो पानी की कमी के संकट को दूर करने के लिए अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन? MK स्टालिन। इन्होंने एक अत्याधुनिक विलवणीकरण संयंत्र, इंग्लिश में बोलोगे तो डिसैलिनेशन प्लांट, इसकी आधारशिला रखी है। अच्छा, क्या मतलब हो गया इसका? डिसैलिनेशन का मतलब विलवणीकरण, क्या मतलब हो गया इसका? तो समुद्र का जो खारा जल है उसे नमक रहित करने की प्रक्रिया को डिसैलिनेशन कहा जाता है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे इस प्लांट में क्या होगा, जो समुद्र का पानी, खारा पानी है, उसे पीने योग्य यानी कि मीठा पानी बनाया जाएगा उसका। और ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा। इसकी कैपेसिटी होगी 400 मिलियन लीटर पर डे। इतना पानी यहाँ पे साफ किया जाएगा। और इसको लागत बनाने में कितनी आने वाली है? तो 4276.44 करोड़ रुपए। और इसे जीका यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी की सहायता से बनाया जाएगा। तमिलनाडु में भी कहाँ पे? तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में इसे बनाया जाएगा। और कहा जा रहा है कि 2026 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट बनेगा,
मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे बनेगा। लेकिन पूछे आपसे कि सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहाँ खुलेगा, तो आंसर होगा गुजरात। और अगर पूछे आपसे कि उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट यानी कि न्यूक्लियर संयंत्र ये कहाँ पे खुलेगा, तो आंसर होगा हरियाणा में। और पूछे कि भारत की पहली ग्रीन सोलर पैनल बनाने वाला प्लांट या फैक्ट्री ये कहाँ बनेगी, तो आंसर होगा उत्तराखंड में। कौन बनाएगा, जो ल्यूमिनस कंपनी है वो। और पूछे कि नॉर्थ ईस्ट का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ बना, तो आंसर होगा असम में। और अगर पूछे कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। देखो बात तमिलनाडु की भी हो रही है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु, जिसकी कैपिटल चेन्नई है। और चेन्नई कई कारणों से भी न्यूज़ में था, जैसे कि चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको चेन्नई में मिलेगा। पिछले साल 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड हुए थे चेन्नई में, जो कि भारत में पहली बार हुआ था यह आयोजन। अभी भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खुला चेन्नई में। और भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट ये किस शहर में लॉन्च की, तो आंसर होगा चेन्नई में। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ पे स्थापित किया गया, तो भी आंसर होगा चेन्नई। बाकी मुख्यमंत्री तो एमके स्टालिन हो गए और गवर्नर कौन है, आरएन रवि है। और यहाँ का क्लासिकल डांस क्या है, भरतनाट्यम है। यहाँ पे 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेंगे आपको। यहाँ पे 2 कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और तमिल यहाँ की शास्त्रीय भाषा है। याद रखना, ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है। जल्लीकट्टू त्योहार ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। अभी तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला था। और इसरो छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए नया स्पेस पोर्ट बनाएगा तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में ही। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते हैं। फिर बताइए कि अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका में। बात कर रहे हैं ब्रिक्स समिट 2023 की। इस बार ये इसका कौन सा संस्करण है, तो 15वां संस्करण है। कहाँ पे, तो साउथ अफ्रीका में 22 से लेकर 24 अगस्त तक। और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें हिस्सा लिया। देखो पहले ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका। पिछले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता चाइना के पास थी और उससे पहले 2021 में इंडिया के पास इसकी अध्यक्षता थी। और इस बार साउथ अफ्रीका के पास है। साउथ अफ्रीका जो इसमें 2010 में शामिल हुआ था। आपको याद होगा ब्रिक्स सदस्य देशों ने 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को लॉन्च किया था। तो प्रश्न बन जाता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई चाइना में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9th नंबर का मेंबर कौन सा बन रहा है, तो आंसर होगा मिस्र। और अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बनी, तो आंसर होगा दिलमा रूसैफ। और बताओ भी ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए किसने आवेदन किया, तो आंसर होगा अल्जीरिया ने। अच्छा, साउथ अफ्रीका इस बार ब्रिक्स को होस्ट कर रहा है ना, तो साउथ अफ्रीका से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखना। एक तो साउथ अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, वेल्ड्स घास के मैदान। और 100 से ज़्यादा चीते लाएंगे हम साउथ अफ्रीका से ही। 10 से 12 साल लग जाएंगे लाने में, लेकिन लेकर के आएंगे। वैसे अभी 8 चीते हम लेकर के आए थे नामीबिया से, जिसे हमने रखा था मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। देखो कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज करा दूं। एक तो आप याद रखना सबसे पहले तो कि G20 समिट को होस्ट कर रहा है कौन, भारत। एक तो देखो G20 समिट को होस्ट कर रहा है भारत इस साल, जिसके शेरपा है अमिताभ कांत। और उसकी थीम भी याद रखना, वासुदेव कुटुंबकम। इंग्लिश में बोलोगे तो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। और भारत इस बार शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी होस्ट कर रहा है, SCO समिट को। और ये भी याद रखना कि अगले साल G20 समिट को होस्ट कौन करेगा। चलो ये प्रश्न आप ही के लिए होमवर्क प्रश्न है, कौन करेगा आप बताओ। बाकी अभी G7 समिट कहाँ पे हुई थी, 49th नंबर की जापान में हुई थी। और अभी जापान के हिरोशिमा में जब ये G7 समिट हुई थी उसी वक्त क्वाड समिट भी हुई थी, ये याद रखना। और अगले साल क्वाड समिट को भारत होस्ट कर रहा है। आसियान समिट को 2023 में कौन होस्ट कर रहा है, तो इंडोनेशिया कर रहा है। और बिम्स्टेक को होस्ट कर रहा है कौन, थाईलैंड होस्ट कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स भी मैंने आपको रिवाइज कराई, इंपॉर्टेंट है ये सारी, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में तूफान हिलेरी ने अमेरिका के किस राज्य में तबाही मचाई, तो आंसर होगा कैलिफोर्निया। तो अभी हिलेरी तूफान ने अगर पूछे किस देश में तबाही मचाई, तो अमेरिका। और अगर और डीप में एग्जामिनर जाके पूछे कि अमेरिका में बताओ किस राज्य को प्रभावित किया, तो कैलिफोर्निया आंसर होगा। तो मतलब हिलेरी तूफान इसने वहां पे सब कुछ हिला के रख दिया। और अमेरिका में आप जानते हो तूफान को या तो हरिकेन कहा जाता है या टॉर्नेडो से संबोधित किया जाता है।
हरिकेन या टॉर्नेडो कहा जाता है। वहीं अगर चाइना सी वाले एरिया में बात करेंगे तो तूफान को वहाँ पे टाइफून कहा जाता है। हिंद महासागर वाले रीजन में देखोगे तो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाओगे तो वहाँ पे इसे विली विली कहा जाता है। और साइक्लोन से याद आएगा, अभी पहली बार भारत और किस देश के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ, उसका नाम रखा था साइक्लोन 1। ये राजस्थान में हुआ था। तो आंसर होगा इजिप्ट, जिसे आप हिंदी में मिस्र कहते हो। अभी याद होगा आपको, खानून तूफान आया था कहाँ पे? जापान में। इसका नाम रखा था थाईलैंड ने। और अभी अरब सागर में बिपोर जॉय नाम का तूफान उठा था, उसका नाम बांग्लादेश ने रखा था। एक मोचा नाम का तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में, उसका नाम मोचा किसने रखा था? यमन ने रखा था। ये 2023 का पहला चक्रवात था। बाकी तोकाते आपको याद होगा, इसका नाम म्यांमार ने रखा था। असनी नाम का तूफान भी याद होगा आपको, इसका नाम श्रीलंका ने रखा था। अच्छा, अगर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, ये प्रश्न आपके लिए होगा, ध्यान से सुनना। कई बार मैं आपको बता चुका हूं वैसे कि साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है। उत्तर दो आप कमेंट बॉक्स में। वैसे इस तरह के बीच बीच में जो मैं आपसे स्टैटिक वाले प्रश्न पूछता हूं ना, ये सारे मैंने एक तो बताता ही रहता हूं मैं आपको करंट अफेयर्स में, उसके अलावा जो आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन है वहां पे जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन मैंने क्विज बना करके डाल रखे हैं, ये सभी आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं चीज़ों की तो क्विज ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होगी। ये फंडा याद रखना। और अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में सब कुछ आपको मिलेगा, और वो भी सब कुछ फ्री में है। पैसे किसी भी चीज़ के नहीं मांगे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं लगाते हो। इससे ये बात तो बिल्कुल तय हो जाती है कि फ्री की चीज़ की कदर नहीं होती इस दुनिया में। अगर इसी चीज़ के मैं पैसे मांगू ना आप लोगों से कि इस PDF के लाओ 50 रुपये दो, इस PDF के लाओ 20 रुपये दो, इस क्विज के लाओ 15 रुपये दो, तो फिर आपको लगेगा यार पैसे मांग रहे हैं तो देखना चाहिए। लेकिन फ्री देख रहे हैं तो अरे फ्री तो है, कभी भी देख लेंगे। ये तो दिक्कत है, क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। तो आंसर होगा बिंदेश्वर पाठक। तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे बिंदेश्वर पाठक। और कभी न कभी आपने जो सुलभ शौचालय होते हैं उनका इस्तेमाल जरूर किया होगा और भरपूर शांति मिली होगी आपको। तो उस शांति का श्रेय इन्हीं को जाता है, बिंदेश्वर पाठक को। अभी इनका निधन हो गया। आपको बता दूं 1991 में पद्म भूषण इनको मिल चुका है। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर ये रह चुके हैं। 2016 में गांधी शांति पुरस्कार इनको मिला था। उन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि सार्वजनिक शौचालय की शुरुआत करके उन्होंने भारत को एक स्वच्छ स्थान बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। बिंदेश्वर पाठक इनका नाम है। नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में लूना 25 किस देश का मिशन था जो चंद्रमा पर क्रैश हो गया? तो आंसर होगा रशिया, और उसके स्पेस क्राफ्ट का नाम ही था लूना 25। यह भी लॉन्च हुआ था 10 अगस्त को, और अभी ये 21 अगस्त को चंद्रमा पर उतरना था। और हमने ये भी कहा था कि अगर उसका ये मिशन सफल रहता है तो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला ये पहला देश बन जाएगा रशिया। लेकिन अभी रशिया की जो स्पेस एजेंसी है, जिसे कहते हैं रॉसकॉस्मोस, उसने कहा कि लूना 25 से उनका संपर्क टूट चुका है। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि वो क्रैश हो गया है। और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? सोयूज 2.1B रॉकेट से। आखिरी बार रशिया ने 1976 में चांद पर अपना मिशन उतारा था, जिसका नाम था लूना 25। लेकिन अगर मैं बात करूं कि लूना 1, भाई 25 यानी कि 25वां मिशन है अभी इसका, तो 24 हुआ होगा, इससे पहले 23 हुआ होगा। लेकिन लूना 1, ये मन में ख्याल आ रहा है ना कि लूना 1 कब हुआ होगा लॉन्च? तो 1959 में उसने लूना 1 को लॉन्च किया था। ये मिशन मून के ऊपर से निकल गया था। इसका मकसद चंद्रमा पर उतरना नहीं था, उसके ऊपर से निकलना था। लेकिन अगर बात करें रशिया ने पहली बार चंद्रमा पर लैंड कब किया था, वो चंद्रमा पर कब उतरा था? तो 1966 में, और उस मिशन का नाम था लूना 9। और मैंने कहा कि अभी आखिरी बार लूना 24 इसने भेजा था कब? 1976 में। बात आपको मैंने अच्छे से समझा दी है। अब हमारी बात कर लेते हैं। हमारा चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मून मिशन। पहला हमने लॉन्च किया था 2008 में, और अभी ये तीसरा वाला हमने कब लॉन्च किया था? 14 जुलाई को लॉन्च किया था, और 23 अगस्त को ये लैंड करने वाला है चंद्रयान। यानी कि आज ही का तो दिन है 23 अगस्त। तो आप सभी लोग प्रे कीजिएगा कि बस एक बार सही सलामत हम लैंड कर जाएं।
और दुनिया में, पूरी दुनिया में हम पहले देश बन जाएं चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करने वाले। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आंसर होगा यूरी गागरिन, यूएसएसआर के थे। लेकिन चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 1969 में कदम रखा था। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री जो हैं पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने ए हेल्प कार्यक्रम को कहां शुरू किया, तो आंसर होगा गुजरात में। तो हमारे जो पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं कौन, पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने भी गुजरात में ए हेल्प नाम से कार्यक्रम शुरू किया है। ए का मतलब हो गया यहाँ पे एजेंट, जिसका उद्देश्य है इसमें महिलाओं को पशुधन के बारे में, उनके जो टीके वगैरह लगते हैं या उनका जो इंश्योरेंस होता है, उन सब के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी महिलाओं को, और फिर वो एजेंट की तरह काम करेगी, उन्हें को एजेंट बना दिया जाएगा। तो कहाँ पे शुरू किया गया कार्यक्रम, गुजरात में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ समय पहले कृषि में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, उस पोर्टल का नाम क्या है, तो आंसर होगा कृषि निवेश पोर्टल। तो ध्यान रखना ये, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो अभी G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन ये बेंगलुरु में हुआ। ये इसकी चौथी बैठक है इस प्रकार की। इस प्रकार की पहली बैठक इसकी लखनऊ में हुई थी। देखो, G20 की बात करें, स्थापना होती है 1999 में। 19 देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन है, और 2023 में भारत के पास इसकी अध्यक्षता है। 2024 में ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा। वर्तमान में अगर बात करें, यानी कि भारत के समय, और बात करें कि इस बार इसकी थीम क्या है, तो वासुदेव कुटुंबकम है। शेरपा अमिताभ कांत है। लोगों में एक कमल का फूल है, इसमें 7 पंखुड़ियाँ हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं 7 महाद्वीपों को और संगीत के 7 स्वरों को। बात करें G20 संस्कृति समूह की तीसरी बैठक कहाँ पे हुई थी, हम्पी में हुई थी, और पहली वाली हुई थी खजुराहो में। रोजगार समूह की पहली बैठक ये हुई जोधपुर में। पर्यटन समूह की तीसरी बैठक हुई जम्मू कश्मीर में, जबकि पहली हुई थी कच्छ के रण में। शिक्षा समूह की पहली बैठक ये हुई चेन्नई में, और आपदा जोखिम समूह की तीसरी बैठक भी चेन्नई में हुई। अभी वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की तीसरी बैठक हुई थी गांधीनगर में, और महिला सशक्तिकरण मंत्री स्त्री की बैठक अभी जो हुई वो गांधीनगर में ही हुई, और सिविल 20 बैठक ये हुई थी जयपुर में, और G20 शेरपाओं की पहली बैठक हुई थी उदयपुर में। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2023 कब मनाया गया, तो आंसर होगा 20 से लेकर 24 अगस्त तक। तो वर्ल्ड वाटर वीक ये एक वैश्विक कार्यक्रम है, 20 से लेकर 24 अगस्त तक ये मनाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि पहला विश्व जल सप्ताह 1991 में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया था। वैसे वर्ल्ड वाटर डे कब होता है, 22 मार्च को होता है। अब मैं कल के करंट अफेयर्स को आपको रिवाइज कराऊंगा। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा कि फीफा महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा स्पेन ने, इंग्लैंड को हरा के। फिर पूछा डीजे यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना, गोपीनाथ बारदुल्लाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असम में है। फिर पूछा वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया 21 अगस्त को। फिर पूछा अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते, टोटल तो 14 जीते, लेकिन इसमें पूछा है गोल्ड किसने जीते, तो 4। फिर पूछ रहा है कि इस देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की, तो आंसर होगा बांग्लादेश। फिर पूछा बीपीसीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया राहुल द्रविड़ को। फिर पूछा अभी अंडर 17 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड जीता, अनाहत सिंह। फिर पूछा जॉन वार्नेक का निधन हो गया, वे किस फिर पूछ रहा है जॉन वार्नेक का निधन हो गया, वे किस कंपनी के सह संस्थापक थे, तो आंसर होगा डॉब। सद्भावना दिवस मनाया 20 अगस्त को। फिर पूछा भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल को अपनाने की मांग की है इंडोनेशिया ने। और गाइज अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, भूलना मत। और दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है, फ्रेंड सर्कल होते हैं, दोस्त होते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी, तो प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर करना यारों। बाकी एक बार कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा पंजाब। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।